नमस्कार। आज हम द्वादशी इतिहास का तीसरा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय इतिहास की दृष्टि से इस पाठ को बारीकी से समझना और जानकारी हमको रखना आवश्यक है। पिछले अध्याय के अंदर हमने पढ़ा कि भारत के शासन काल में अनेक राजवंश हुए जिन्होंने भारत को उन्नति के पथ पर ले जाने का कार्य किया। मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल, अपन ने इन सब के बारे में अध्ययन किया है। अब यहाँ पर इस अध्याय में इन प्रमुख राजवंशों के अंदर कौन से राजवंश ऐसे थे जो विदेशों से आकर के भारत के अंदर बसे और भारत के अंदर अपना शासन किया, वह हम समझना, हमारे लिए समझना आवश्यक है। सबसे पहले मौर्योत्तर काल, हमने पिछले अध्याय के अंदर भी प्रमुख राजवंशों में पहले जिस राजवंश का अध्ययन किया वह था मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में भारत के अंदर एक राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तन प्रारंभ हुआ। अपन ये कह सकते हैं कि मौर्य काल तक भारत के अंदर जितने भी शासक हुए वे सब भारतीय शासक ही थे, भारत के ही मूल निवासी थे। लेकिन मौर्य काल के पतन के बाद, मौर्य काल का अंतिम शासक भरतदत्त था, उसकी मृत्यु के बाद में भारत के अंदर जो है वह विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण प्रारंभ हो गए। इसलिए मौर्य काल के बाद के काल को हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। इस कालखंड के अंदर अनेक राजवंश भारत के अंदर आने लगे, लेकिन इस कालखंड की एक विशेषता यह भी थी कि भारत की सभ्यता संस्कृति इतनी मजबूत थी, हम सांस्कृतिक रूप से इतने दृढ़ थे, धार्मिक रूप से इतने दृढ़ थे कि अनेक विदेशी जातियां लोग भारत के अंदर संपर्क में आए और वे यहीं करके होकर के रह गए। बहुत सी ऐसी जातियां थी जो विदेशों से भारत में आई, लेकिन वे मूलतः भारत के ही बन गए। इस पाठ का जो शीर्षक है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का तात्पर्य ही यह है कि जो जो हमारे साथ में मिलता गया हमने उन सब को अपने अंदर मिलाते गए, हमने उनको सहर्ष स्वीकार किया। हमारी धार्मिक सामाजिक पद्धति इस प्रकार की है, लचीली पद्धति है कि हम जो कोई भी व्यक्ति आता है हम उसको अपने साथ मिला लेते हैं, उसको अपने आदर्श अपनाने के अंदर भी कठिनाई नहीं होती। और इसलिए जितने लोग आए वो हमारा आत्मसात करते गए, हमने उनका आत्मसात किया और एक परिवार के रूप में हमने रहना प्रारंभ कर दिया। इस कालखंड के अंदर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ये दोनों भाग जो थे वे भारतीय शासकों के अधीन ही थे, लेकिन उसके बाद जो बीच का भाग था उसके अंदर भी विशेष करके अपन ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भाग, उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, इन दोनों तरफ से भारत के अंदर विदेशी आक्रमण होने प्रारंभ हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से। आज हम वर्तमान परिस्थिति के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस समय ये भारत के ही हिस्से थे। अफगानिस्तान के बाद ईरान का हिस्सा और यूनान, ये मध्य एशिया का जो भाग है, इस क्षेत्र से भारत के अंदर आक्रमण होने प्रारंभ हुए। ये प्रमुख आक्रमण करने वाले जो जातियां थी, जो वंश थे, वे सब मध्य एशिया से भारत के अंदर आए। उसके अंदर यूनानी, शक, कुषाण और हुन, ये चार प्रमुख लोग थे जिन्होंने भारत के अंदर आक्रमण किया। यूनानी लोग सबसे पहले भारत में आए और यहां आकर के वे यहीं के होकर के रह गए और यहां से एक नई सभ्यता बनी जिसे हम इंडो ग्रीक सभ्यता कहते हैं, हिंद यूनानी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये यूनानी लोग आए, भारत के अंदर बस गए
धीरे धीरे इन्होंने अपना शासन भी स्थापित किया और यहाँ पर साम्राज्य भी किया। शक, कुषाण, हूण, ये सारी जातियां भी विदेशी जातियां थी, आए भारत के अंदर। इन्हीं राजवंशों के अंदर कनिष्क, हम पिछले अध्याय के अंदर पढ़ करके आए हैं, कनिष्क जैसा सम्राट भी यहीं का हुआ और जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए कार्य किए। तो ये जो थे प्रमुख विदेशी आक्रमणकारी, या अपन ये कह सकते हैं कि विदेशी लोग जो शासन स्थापित करके अपने राज्यों से प्रताड़ित होकर के भारतीय सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर के वे भारत की ओर आए और अवसर मिलने पर इन्होंने भारत के अंदर जो है वह अपना शासन स्थापित किया। भारतीय शासक थे वे बिल्कुल उत्तर कश्मीर का जो भाग है ये क्षेत्र और दक्षिणी भारत, ये पूरे क्षेत्र के अंदर भारत के शासक ही कार्यरत थे, वे अपना शासन चला रहे थे। यहां से हमको एक नई इतिहास की जानकारी होती है और हम पढ़ते हुए चलते हैं। यहां से हमारे अध्ययन का तरीका भी बदलता है। मौर्य काल के अंदर अपने को कुछ स्रोत मिलते हैं, लेकिन मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद के अंदर हमको अनेक ऐसे स्रोत प्राप्त होते हैं जिसके कारण से उस कालखंड की जानकारी मिलती है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि ये जो स्रोत हमको प्राप्त हो रहे हैं या जो जानकारियां मिलती है वो ग्रंथों के रूप में है। इसका मतलब ये है कि साहित्य लेखन इस कालखंड तक आते आते बहुत सुदृढ़ स्थिति के अंदर था। प्रमुख स्रोतों के अंदर गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य, कहने को केवल साहित्य का या किसी ग्रंथ की व्याख्या महाभाष्यों के अंदर की गई है, लेकिन उन व्याख्याओं के अंदर राजवंशों का, शासनों का, प्रमुख राजाओं का क्रमबद्ध अध्ययन दिया हुआ उल्लेख हो ही जाता है और उसको हम कहीं न कहीं जोड़ते हुए चलते हैं तो हमको इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। दिव्यावतान एक ग्रंथ है जो ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर है। कालिदास का मालविकाग्निमित्र एक नाटक है, लेकिन उसके अंदर भी राजवंश का पूरा उल्लेख प्राप्त हो जाता है। तात्कालिक परिस्थितियां, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी भी उस काव्य से हमको मिलती है। बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, हर्ष के चरित्र से संबंधित साहित्य का भाग है, लेकिन यहां पर भी हमको किस हर्ष का किन किन राज्यों के साथ संबंध था, कहाँ कौन शासक था, संबंध किस प्रकार के रहे, कौन से युद्ध हुए, कहाँ विजय प्राप्त हुई, कहाँ पराजय प्राप्त हुई, कौन सा राजा ज्यादा प्रभावी था, उसको किस प्रकार से नियंत्रण में किया गया, ये सारी चीजें इसके अंदर प्राप्त होती है हर्ष चरित्र। भारतीय इतिहास का पहला जो ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ की जिसको संज्ञा दी गई वह है कल्हण की रास तरंगिणी। ये कह सकते हैं भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा और आधारभूत ग्रंथ उभर करके आया, वह रास तरंगिणी। राजनीति और इतिहास से संबंधित जितनी भी शाखाएं हो सकती है, जितने भाग हो सकते हैं, उन सब का उल्लेख इस रास तरंगिणी में हुआ है। इसके अलावा अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, एक और ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। ये सिकंदर के आक्रमण के कालखंड से लगा करके बाद के कालखंड के अंदर है, ठीक ना। मिलिंद के प्रश्न इस पुस्तक के नाम का अर्थ है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। मेनांडर को ही मिलिंद कहा गया। यह एक विदेशी आक्रमणकारियों के संदर्भ में जानकारी करवाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के अंदर है। इसके अलावा मौर्योत्तर काल के अंदर जितने भी शासक हुए उन्होंने अपनी सिक्के चलाए, मुद्राएं चलाई। ये सिक्के और मुद्राएं ये भी हमको उस कालखंड के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं। हमको ये तीसरा पाठ आज हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमको बहुत बारीकी के साथ में छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना है। यह आगे वाले शेष पाठ जो हैं उनके संदर्भ में एक योजक कड़ी के रूप में है, इसलिए इस पाठ को पढ़ते हुए साथ साथ में गहराई से छोटी छोटी चीजों को देखते हुए यदि हम आगे अध्ययन करेंगे तो यह पाठ आसानी से समझ में आएगा और उसके बाद वाले जितने भी पाठ हैं उनको समझने के अंदर भी हमको जो है सुविधा रहेगी। तो
तो आप सभी से आग्रह है, आज से जो ये हम तीसरा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, इसको बारीकी से गहनता के साथ में अध्ययन करें और जो कार्य दिया जाता है उसे अपनी कॉपी में करें और गृह कार्य को करते हुए भी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से एक बार पाठ को पढ़ते हुए चलेंगे तो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर एक स्थिर रूप से ज्ञान स्थापित होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।